अशोक जी ने सब बेटों में बराबर संपत्ति बांट दी। तो एक दिन बेटी अपना हिस्सा मांगने आ गई तो वो परेशान हो गए और बेटों से कहा कि कुछ मिलजुल कर बहन को भी दे दो। तो बेटे कहने लगे इसकी शादी पर लाखों खर्च किए थे, इसलिए इसका कोई हिस्सा नहीं बनता। तो ये सुनकर बेटी पिता को बुरा भला कहने लगी कि आपने इंसाफ नहीं किया। तो अशोक जी बुढ़ापे में वापस दुबई चले गए और 1 साल बाद करोड़ों रुपए लेकर लौटे तो सब बेटे और बेटी भागे आए तो सबके रंग उड़ गए, क्योंकि अशोक जी के साथ तो ये मैं क्या सुन रही हूँ पापा, आपने संपत्ति अपने तीनों बेटों के नाम कर दी है, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचाकर नहीं रखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको अपना भी कुछ ख्याल है या नहीं? बेगा खास तौर पर आज बाप से मिलने आई थी और आते ही उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। उसकी बात सुनकर अशोक जी मुस्कुराए और बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरे बेटे आपस में लड़ते रहें, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये सारी जायदाद उनके नाम कर दी ताकि चैन से मर सकूं। मेरा क्या है, किसी बेटे ने 2 समय का खाना देना होगा तो दे देगा, वरना पास ही लंगर लगता है वहाँ से खा लिया करूँगा। अशोक जी ने संतुष्टि से जवाब दिया तो मेघा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो कहने लगी, फिर भी पापा आपको कुछ तो सोचना चाहिए था और जायदाद को इंसाफ के साथ ही बांटना चाहिए था। अशोक जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, मैंने जायदाद को पूरे इंसाफ के साथ बांटा है, कहीं बिल्कुल भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, एक एक रुपए का हिसाब पूरा रखा है। तुम क्या सवालों की पिटारी लेकर बैठ गई हो? ये बताओ क्या हाल है, तुम्हारा पति कैसा है, बच्चे कैसे हैं? मेरे लाए हुए उपहार पसंद तो आ गए थे? अशोक जी के इस तरह टोक देने पर और बात अधूरी छोड़कर नई बात छेड़ देने पर मेघा गुस्सा हो गई थी, मगर बाप से कुछ कह ना सकी, इसलिए अब उनके सवालों के जवाब देने लगी थी। मगर उसका दिल बहुत बुरा हो चुका था और वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। आखिरकार वो बिगड़े हुए मूड के साथ उठकर अपने घर की तरफ चल दी। हालांकि भाइयों और बाप ने बहुत कहा था कि रुक जाओ, खाना खाकर जाना, मगर उसने किसी की एक नहीं सुनी। वो सब भी समझ चुके थे कि मेघा का मूड खराब है, मगर ये नहीं जानते थे कि किस बात पर खराब है। मगर अशोक जी समझ रहे थे, मगर वो भी क्या करते, उन्हें तो भगवान को भी मुंह दिखाना था। सब कुछ बेटी को तो नहीं दे सकते थे, उन पर बेटों का भी उतना ही हक था, और फिर बुढ़ापे का सहारा भी तो बेटे होते हैं, ये उनका मानना था। कुछ दिन से बीत गए। मेघा ने अभी तक चक्कर नहीं लगाया था, हालांकि पहले हर दूसरे दिन आ जाती थी। एक दिन अचानक मेघा अपने पति के साथ आ गई और अशोक जी से कहने लगी, क्या आपने भाइयों में संपत्ति बांट दी लेकिन मेरा हिस्सा नहीं दिया? मेरा हिस्सा भी मेरे नाम कर दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा पति विनोद अपना अलग बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं वो बेचकर अपने बिजनेस में लगा सकूं। अशोक जी बहुत परेशान हुए, मगर मेघा से कुछ नहीं कहा। बहाने से अपने बेटों को कमरे में इकट्ठा किया और कहने लगे, जायदाद तो मैंने तुम तीनों भाइयों में बराबर बांट दी है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। ऐसा करो कि तुम लोग मिल बांट कर बहन की मदद कर दो, थोड़ा थोड़ा करके सब इकट्ठा करो और जितने पैसे वो मांग रही है इसे दे दो। अशोक जी की बात सुनते ही बेटे बिगड़ गए और कहने लगे कि हम क्यों दें इसे पैसे, इसकी शादी पर लाखों रुपए खर्च किए थे, याद है कैसी कैसी फरमाइशें की थी इसने दहेज में, लाखों का फर्नीचर लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अलग था, बर्तन अलग थे। इसकी शादी के लिए इकट्ठे किए गए सारे पैसे इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो गए थे। जब इसने गहनों की फरमाइश कर दी थी, आप ही ने इसका हिस्सा बेचकर इसे लाखों के गहने दिलवाए थे। याद है कि कितना भारी था वो सेट जो इसने शादी पर पहना था, और आपने कितनी परेशानी के बाद वो दिलाया था। हालांकि जेब इस बात की अनुमति भी नहीं दे रही थी। आप ही ने तो कहा था कि इसका हिस्सा बेच दो और इसे गहने दे दो, तब वो भी हंसी खुशी मान गई थी और अब फिर से हिस्सा लेने आ गई है। हम तो इसे अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बेटे गुस्से के तेज थे और बात पर अड़ गए थे। एक तरह से वो भी हक की बात कह रहे थे। अब मेघा को कौन समझाता। अशोक जी बेटों के पास से उठे और जाकर कहने लगे, मेघा, जायदाद मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों में बराबर बांट दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिसे बेचकर मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ और तुम्हारे भाई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं मान रहे। तो अच्छा है, तुम अपना हिसाब खुद ही उनसे कर लो। बाप की बात सुनते ही मेघा गुस्से से भर गई और कहने लगी, आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है।
जो भाइयों को हिस्सा दिया था वो मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। तब अशोक जी ने कहा कि तुम्हारी शादी पर इतना खर्च हो गया था, ऊपर से मैंने तुम्हारी फरमाइश पर इतना महंगा सेट दिलाया था, तब तुम्हारा हिस्सा बेचकर ही तुम्हें सेट दिया था, क्योंकि शादी के लिए इकट्ठे किए गए पैसे तुम्हारी फरमाइशों में ख़त्म हो गए थे। अशोक जी की बात सुनते ही मेघा ने हंगामा मचा दिया। कहने लगी कि दुनिया के सारे माँ बाप ही अपनी बेटियों को शादी करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप कोई अनोखे तो नहीं थे जिन्होंने मेरी इच्छाएं पूरी की थी। ये क्या बात हुई कि शादी पर अगर थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दिया तो बेटी का हिस्सा ही हड़प कर जाओ, उसका हक ही ना दो। अशोक जी ने मेघा को समझाने की लाख कोशिश की, मगर उसने किसी की बात नहीं सुनी थी। उल्टा अशोक जी को बुरा भला कहने लगी थी। कहने लगी, आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, आप नर्क में जलेंगे। जो दुनिया में औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, भगवान उन्हें नर्क का ईंधन बना देता है। देखिएगा आप भी नर्क में जलेंगे और कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं होगा। ये बेटियां ही होती हैं जो माँ बाप का सहारा होती हैं। आपने अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की है तो आप इसका भुगतान दुनिया और ऊपर दोनों जगह भुगतेंगे। वो रोती धोती अपने बाप को बकती हुई चली गई। बेटी की बात को अशोक जी ने दिल पर ले लिया था, मगर चुप रहे। बेटी भी बहन को बुरा भला कहने लगे। औरों की बहनें होती हैं जो अपनी जान तक भाइयों पर निछावर कर देने को तैयार रहती हैं, और एक ये बहन है जो हमसे ही लड़ने आ रही है। सब कुछ लेकर भी इसका पेट नहीं भरा और मांग रही है। भाइयों के दिल बुरी तरह ख़राब हो चुके थे। वो मेघा को बुरा भला कहने में व्यस्त थे। जब अशोक जी ने उन्हें टोक दिया और कहने लगे, जैसी भी है तुम्हारी बहन है, मैंने तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया है। वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी अपनी बहन का पूरा ख्याल रखोगे। अशोक जी एकदम ही रोने लगे तो बेटों ने फौरन ही बहन की बुराई छोड़ दी और तड़पकर अशोक जी के आसपास इकट्ठे हो गए। कहने लगे, ऐसी बातें न करें, भगवान आपको लंबी उम्र दे, हम अपनी बहन का भी ख्याल रखेंगे, बस आप परेशान न हो। अशोक जी मुस्कुरा दिए। उन्हें अपने बच्चों पर पूरा विश्वास था, मगर ये यकीन जल्द ही गलत साबित होने वाला था। कुछ दिन तो बेटों ने अशोक जी की खूब सेवा की, क्योंकि उन्होंने बहन की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया था और बेटों को अच्छी खासी संपत्ति मिल चुकी थी। अशोक जी ने सारी जिंदगी कमाई की थी, घर के खर्च उठाए थे, बेटे शादीशुदा हो गए थे और पत्नी बच्चों वाले थे, मगर इसके बावजूद घर का सारा खर्च, कपड़ा और हर चीज़ के पैसे अशोक जी ही भेजा करते थे। ये सोच करके उनके बच्चों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। उनकी पत्नी तो सालों पहले मर गई थी, बच्चे अपनी दादी के साए में ही पले बड़े थे और अशोक जी तब से ही दुबई में काम कर रहे थे। उनकी आमदनी अच्छी खासी थी क्योंकि वो मेहनती थे, कपड़े सीते थे, उनका अच्छा काम लगा हुआ था, तो वहीं के होकर रह गए। कुछ ज़मीन उन्हें विरासत में भी मिली थी और कुछ दुबई आने के बाद उनके हालात अच्छे हो गए थे। उनके पास हमेशा अच्छे खासे पैसे होते थे जो वो अपने बच्चों की ज़रूरतों पर खर्च करते रहते थे। बेटी जब चाहती थी वो बाप से पैसे मंगवा लेती थी। बेटे जब चाहें महीना खर्च के अलावा बाप को कॉल कर देते और अशोक जी फ़ौरन उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। इस बार अशोक जी दुबई में अपना सारा काम छोड़कर वापस आ गए थे। हालांकि मालिक ने उन्हें बहुत कहा था कि अगर वो ना गए तो उन्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, उनसे काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन्हें फैक्ट्री का हेड बना दिया जाएगा। मगर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। मालिक से कहने लगे, सारी ज़िंदगी गुजर गई सर, पत्नी बच्चों से दूर रहा हूँ, वतन से दूर रहा हूँ, मेहनत करते करते हड्डियाँ घिस गई हैं, बुढ़ापा आ गया है, पता नहीं 4 दिन की ज़िंदगी है या नहीं, इसलिए चाहता हूँ कि कुछ दिन सुकून से गुजार लूँ। भगवान इतनी ज़िंदगी दे कि अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाऊँ। उनके मालिक भी इंडिया से थे, घर वालों की दूरी का दुख अच्छे से समझते थे, इसलिए अशोक जी को जाने की अनुमति दे दी। साथ ही ये भी कहा कि कंपनी के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए खुले हैं, वो जब चाहे वापस आ सकते हैं। अशोक जी उनके कहने के बावजूद हमेशा के लिए वापस आ गए थे। उनका दोबारा जाने का कोई इरादा न था, मगर यहाँ हालात बदल चुके थे। जिस जायदाद और दौलत का बेटों को लालच था वो उन्हें मिल चुकी थी। सभी अपने अपने रंग ढंग दिखाने लगे थे। अब अशोक जी पूरा दिन भूखे रहते, मगर बेटों की पत्नियां उन्हें खाना तक ना पूछती थीं। पोता पोती पास आकर बैठ जाते और अशोक जी का दिल बहल जाता, तो भी बहुओं को गुस्सा आ जाता। वो गुस्सा होकर कहती कि पापा
पूरा दिन खांसते रहते हैं, बच्चों से दूरी नहीं रखते। बुढ़ापे की खांसी है, बच्चों को बीमार कर देंगे, भगवान न करे कोई बीमारी न लग जाए। वो अपने बच्चों को अपने अपने कमरों में ले जाकर बंद कर देती थीं और अशोक जी बेबसी से उनका मुंह देखते रह जाते। कई दिन बाद मेघा ने चक्कर लगाया तो अशोक जी कहने लगे कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर आकर रहना चाहता हूँ। तन्हाई और जिंदगी भर की मेहनत अब दिखने लगी थी। वो बीमार रहने लगे थे। मेघा ने बाप को ले जाने से साफ मना कर दिया और कहने लगी कि पापा, आपको तो बताया है कि मेरे घर के क्या हालात हैं। मेरे ससुराल वाले इस बात की अनुमति नहीं देंगे और पैसों की भी आजकल तंगी चल रही है। बच्चे छोटे हैं, घर में कमरों की भी कमी है। आप भाइयों के पास ही रहें और उनसे हक से खाना मांगे और दवाइयों के पैसे मांगे। आखिरकार आपने अपनी सारी जायदाद भाइयों के नाम ही तो की है। मेघा ने उन्हें घर ले जाने से इनकार करने के साथ साथ ये भी जता दिया था कि वो सारी जायदाद अपने बेटों के नाम करके बैठे हुए हैं। मेघा चाहती तो अपने बाप को अपने पास ले जाती, उनकी सेवा करती, ख्याल रखती, वो ठीक हो जाते, मगर उसने अपना स्वार्थ दिखाया था और बाप को भाइयों के पास छोड़कर चली गई थी। अशोक जी ने एक दो बार बेटों से भी शिकायत करने की कोशिश की, मगर बेटों ने उल्टा उन्हें ही झाड़ दिया। कहने लगे, पापा, आपकी शिकायतें सुने या पत्नियों के मूड देखें। आपके बुढ़ापे की ज़िंदगी है, आराम सुकून से गुजारें और हमारे घरों में दरार न डालें। ज़िंदगी हमें पत्नियों के साथ ही बितानी है। आप तो आज हैं, कल नहीं होंगे। बेटों की इन बातों ने अशोक जी का दिल बुरी तरह दुखा था, मगर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब होने लगे तो अशोक जी ने वापस जाने का फैसला कर लिया। बगैर किसी को बताए उन्होंने अपने मालिक से संपर्क किया और दुबई का टिकट कन्फर्म होते ही बेटों को दुबई वापस जाने की सूचना दी। बेटों ने एक बार भी प्यार से नहीं कहा कि पापा आप ना जाएं, बुढ़ापे में कहाँ परेशान होते फिरेंगे। सभी खुशी से बाप को जाने की अनुमति दे चुके थे। मेघा को पता चला तो वो भी कहने लगी कि पापा, आपने सही फैसला किया है। यहाँ आपकी देखभाल करने वाला कौन है? दुबई में होंगे तो कम से कम अपना कमाएंगे और अपना खाएंगे। अशोक जी बेटी की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए थे। ये वो बेटी थी जिसकी हर इच्छा पूरी की गई थी। 5 तोले का त्योहार उसने शादी पर लिया था, बाकी गहने अलग बने थे। इसी में उसका हिस्सा खत्म हो गया था। इसमें अशोक जी का क्या दोष था? बेटी की ख्वाहिश ही बहुत थी, जिन्हें पूरा करने में उन्होंने उसके हिस्से की जायदाद बेच दी थी। तब तो वो हंसी खुशी मान गई थी और अब बाप को ताने देने लगी थी। सभी मतलब के रिश्ते थे। अशोक जी को दुबई आए हुए 1 साल हो चुका था। बेटों ने कभी झूठे मुंह फ़ोन तक करके बाप की खैरियत नहीं पूछी थी और न ही बेटी ने ऐसा किया था। 1 साल बाद जब वो वापस लौटे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अशोक जी उनके पास नहीं आए थे, बल्कि अपने एक घनिष्ठ मित्र के यहाँ ठहरे थे। दोस्त से कहा कि उनके लिए किसी बड़े बंगले का इंतज़ाम किया जाए और एक गाड़ी का भी इंतज़ाम किया जाए। इसके साथ साथ नौकर चाकर का भी इंतज़ाम किया जाए। दोस्त ने हैरानी से पूछा कि क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ये सब एक साथ ले सकें? तब अशोक जी कहने लगे कि हाँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। मैं अपने लिए ज़िंदगी की हर चीज़ खरीद सकता हूँ और अब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। बात उड़ते उड़ते बेटों और बेटी तक भी पहुँच चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि अशोक जी वापस आए हैं और करोड़ों रुपए लेकर आए हैं तो उनके मुंह में पानी आ गया। ज़मीन और जायदाद की लालच में वो भागे चले आए। बाप से मिलने की कोशिश की, मगर अशोक जी ने मिलने से मना कर दिया कि ये वही रिश्ते थे जिन्होंने साल भर तक उनकी खबर नहीं ली थी और अब दौलत देखकर एक बार फिर अपना हक जताने चले आए थे। अब वो किसी के जाल में फंसने वाले नहीं थे। अशोक जी के लिए एक बड़ा बंगला खरीद लिया गया था और इसके साथ गाड़ी भी खरीद ली गई थी। घर में नौकर चाकर और हर तरह की चीज़ें ला दी गई थीं। अशोक जी अपने घर में रहने लगे। जब बेटे और बेटी ज़बरदस्ती एक दिन उनके घर चले आए तो अंदर आते ही उनके होश उड़ गए थे। अशोक जी के घर का दृश्य देखकर उनके रंग उड़ गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो सच है। वो सीधे ही बाप के पास चले गए और सवाल करने लगे, पापा, जो कुछ नौकर कह रहे हैं और जो हमने आपके बारे में सुना है, क्या वो सच है? आप कह दें कि ये सब झूठ है। आपने बुढ़ापे में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। मेघा ही सबसे आगे बढ़ी और तेजी से बाप से सवाल करने लगी। अशोक जी ने नागवारी से उसकी तरफ देखा और कहने लगे कि मेरे बारे में तो बाद में बात करना, पहले अपना व्यवहार देखो। बाप के साथ इस स्वर में बात की जाती है जैसे तुम कर रही हो।
तभी मेघा धीमी पड़ गई और कहने लगी कि पापा, बात ही ऐसी है कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तब अशोक जी कहने लगे कि अपने गुस्से पर काबू रखना सीख लो, क्योंकि जो तुमने सुना है वो बिल्कुल सच है। ये सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अशोक जी को उस कंपनी का हेड बनाकर हर महीने 5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिससे उनके पास करोड़ों रुपए जमा हो गए थे। उन्हें कुछ नहीं करना होता था, बस निगरानी करनी होती थी या फिर कपड़ों के सैंपल अप्रूव करने होते थे। अशोक जी के पास दौलत बहुत आ गई थी। तब मालिक ने उन्हें सलाह दी थी कि वो दूसरी शादी कर लें। अशोक जी ने देर नहीं की थी और फौरन दूसरी शादी कर ली थी। पत्नी जीवन में आ गई थी तो उनके दिन भी संवर गए थे। उनकी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, विधवा थी और उसके 2 बेटे भी थे, जिनका खर्च अशोक जी ने उठाने का वादा किया था। दोनों बेटों के नाम भी थोड़ी थोड़ी जायदाद कर दी थी ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। पत्नी अशोक जी का खूब ख्याल रखती थी, उन्हें हर तरह की खुशी देती थी। दूसरी शादी के बाद अशोक जी बूढ़े से एक बार फिर जवान होने लगे। उनकी वो बीमारियां जो उन्हें अंदर ही अंदर खाती जा रही थीं, एकदम ठीक होने लगीं। शायद इंसान की तन्हाई उसकी सबसे बड़ी बीमारी होती है। अगर बेटे और बेटी उन्हें समय और ध्यान देते, उनकी दिलजोई करते, उनकी सेवा करते, तो शायद वो बीमार ही ना पड़ते। मगर किसी ने भी उनके एहसास की परवाह नहीं की थी। वो बाप जो सारी जिंदगी उनके लिए कमाता रहा था, जिसके ऊपर लाखों एहसान थे, उन्होंने उस बाप को ही नहीं पूछा था और अब आरोप लगाने के लिए चले आए थे कि इस उम्र में ये कदम क्यों उठाया। तब अशोक जी कहने लगे कि शादी करना उनका अधिकार है, चाहे ज़िंदगी का एक दिन बाकी हो तब भी वो शादी कर सकते हैं और कोई आपत्ति नहीं कर सकता। जब किसी तरफ से सहारा ना मिले तो इंसान को अपना सहारा खुद ढूंढ लेना चाहिए, इससे पहले कि वो घुट घुट कर मर जाए। मरता तो इंसान अपनी मौत आने पर ही है, लेकिन जब अपनों के दिए वो जख्म गहरे हो जाएं, तो वो समय से पहले ही मर जाता है। और मैं बिन मौत के मरना नहीं चाहता था, इसलिए दूसरी शादी कर ली। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तुम लोगों के लिए मुझसे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया। अब मुझसे और किसी तरह की उम्मीद मत रखो। जिस तरह पूरा 1 साल तुम लोगों से दूर रहा, अब पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही दूर हो जाओ। इसके बाद वो कमरे में गए और कुछ पेपर्स लाकर मेघा के हवाले कर दिए और कहने लगे कि तुम्हारे भाइयों की जायदाद से आधी जायदाद यही तुम्हारा हिस्सा बनता है। हालांकि तुम ले चुकी थी, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे नाम जायदाद कर दी है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर साथ खड़ी मेघा बहुत पछताने लगी। बेटियां तो बाप का सहारा होती हैं और उसने अपने ही बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि वो उससे मुंह मोड़ चुके थे। मगर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि समय बीत चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।